सो मेरे प्यारे बच्चों, सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक जिसका नाम है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, राइट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। फटाफट से सभी ने मस्त एकदम प्यारा सा हेडिंग दे देना है, अमलगमेशन अमलगमेशन ऑफ कंपनी। मैं और तुम घर हम हो जाते, मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनीज का मिलन हो रहा है, एक नई कंपनी पैदा हो रही है, या फिर कोई एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर कर रही है। ये सो अमेलगमेशन का मीनिंग लिख लो सबसे पहले तो। अमेलगमेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन और मोर कंपनी to some other company, and due to this process business of ध्यान से सुना बेटा, बिजनेस ऑफ सेलिंग कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी, बिजनेस ऑफ सेलिंग कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी will comes to an end. Yes or no? So basically कोई तो एक या एक से ज्यादा कंपनी अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को, या फिर ये बिजनेस ट्रांसफर कर रही है किसी ऐसे कंपनी को जो अभी अभी पैदा हुई है। Yes or no? तो इस सिनारियो को हम लोग बोलेंगे प्यार से अमलगमेशन। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अमलगमेशन में जो कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को ट्रांसफर करती है वो कंपनी का बिजनेस विल कम टू एन एंड। जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर करेगी तो वो कंपनी का बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विल कम्स टू एन एंड। ये एक पहचान है। काफी बार नहीं तो क्या होता है, आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि एक्स कंपनी अपनी एसेट्स और लायबिलिटी बेच रही है वाई कंपनी को, और एक्स कंपनी अपनी एसेट्स और लायबिलिटी बेचने के बाद भी एक्स कंपनी भी जिंदा है और वाई कंपनी भी जिंदा है, ये अमलगमेशन नहीं हुआ। अमलगमेशन होने के लिए सेलिंग कंपनी का मरना जरूरी है। अमलगमेशन के लिए सेलिंग कंपनी का मरना जरूरी है। यस और नो? कुछ बातें समझ में आ रही सभी को? क्लियर है? एकदम सिंपल है। सो बेसिकली हम लोग गाइस अमलगमेशन ऑफ कंपनी देख रहे हैं। ये टॉपिक एग्जाम के अंदर में 12 से 16 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। इस टॉपिक के अंदर में जर्नल एंट्रीज भी आ सकती है, लेजर पोस्टिंग भी आ सकती है, और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है। और आपके लिए एक बहुत ही प्यारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जिसका नाम है AS14, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। मतलब सर ये टॉपिक पूरा का पूरा AS14 की तरह है क्या? यस, एकदम जीरो से प्यार से हर एक चीज को देखेंगे। कहीं पे भी आपने कोई चीज की चिंता नहीं करना है बेटा। आ जाओ सब लोग, अच्छे से ध्यान देना। मच्छर डन, आ जाओ। सो प्लीज ध्यान दे बेटा सब लोग। लिखो मेरे साथ साथ, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लिखना है सभी ने। लिखो, मान लो आपको समझाने के लिए, लिखो एस कंपनी जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है किसी दूसरे कंपनी को, इसका नाम है पी कंपनी। मान लो आपको समझाने के लिए एस कंपनी ट्रांसफरिंग इट्स बिजनेस टू पी कंपनी, एस कंपनी ट्रांसफरिंग इट्स बिजनेस टू पी कंपनी। फोकट में तो देगी नहीं बिजनेस, तुम बताओ फोकट में देगी क्या? एस कंपनी ट्रांसफरिंग इट्स बिजनेस, लिखो मेरे साथ साथ, टू पी कंपनी। बदले में पी कंपनी से क्या लेने वाली है? परचेज कंसिडरेशन। बदले में पी कंपनी से क्या लेगी? परचेज कंसिडरेशन। प्लीज मेरे साथ साथ सारी चीजें लिख लेना। अमलगमेशन ऑफ कंपनी टॉपिक चल रहा है। अमलगमेशन ऑफ कंपनी ये टॉपिक एज गुड एज आपका AS14 है। AS14 ही हमें यहाँ पे गाइड करेगा कि ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स का अकाउंटिंग कैसे करना है। यस और नो? अच्छे से ध्यान से सुनना। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल ले रहा हूं अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, एस कंपनी ट्रांसफरिंग इट्स बिजनेस टू पी कंपनी, राइट। पी कंपनी यहां पे कौन है? परचेसिंग कंपनी। और एस कंपनी कौन है? सेलिंग कंपनी। लिख लो बेटा मेरे साथ साथ, नीचे लिखना है सभी ने। एस कंपनी कौन है? सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी। पी कंपनी कौन है? परचेसिंग कंपनी। फटाफट से लिख बेटा, परचेसिंग कंपनी। एस पी कंपनी कौन है?
परचेसिंग कंपनी, मेरे साथ साथ लिखना है बेटा सभी ने। डन। एक और नाम है इसका, सेलिंग कंपनी और वेंडर कंपनी। इसी को प्यार से क्या बोलेंगे? बाइंग कंपनी। बाइंग कंपनी। एक और नाम है, लिख लो, ट्रांसफरर कंपनी। जो कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है उसे प्यार से बोलेंगे ट्रांसफरर कंपनी। और जिस कंपनी को बिजनेस ट्रांसफर कर रही है उसे बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। शाम तेरे कितने नाम? 1 2 3 नाम। सो सेलिंग कंपनी का नाम सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी ट्रांसफरर, और बाइंग कंपनी परचेसिंग कंपनी, एंड ट्रांसफरी। ये समझ में आया क्या? र और री का मतलब फर्क समझ में आया? ट्रांसफरर कंपनी जो कंपनी अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है, सेलिंग कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है, और जो कंपनी बिजनेस परचेस कर रही है उसको बोलेंगे परचेसिंग कंपनी। राइट? क्लियर? लिख लिया बेटा सभी ने? आगे बढ़ूं मैं? पक्का? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, डाउट, समस्या, आपत्ति? एनीबॉडी? हम लोग एमलगमेशन ऑफ कंपनी ये वाला टॉपिक देख रहे हैं। आप सभी को ये टॉपिक की खास बात बता देता हूं, 12 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिक्स हर एग्जाम में आता है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है कि जिस एग्जाम में अमलगमेशन का क्वेश्चन ना आया हो। जब जब ये टॉपिक आपके सिलेबस में आया है, इससे पहले ग्रुप 1 में टॉपिक नहीं था, ये टॉपिक आपके ग्रुप 1 के अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अभी अभी आया है। ये टॉपिक आपके ग्रुप 1 के अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अभी अभी आया है, इससे पहले टॉपिक नहीं था। जब जब ये टॉपिक सिलेबस में रहा है तब तब इस टॉपिक ने बच्चों के दिल में घबराहट पैदा की है। बट मेरा आपसे वादा है, ये टॉपिक आपके जीवन का सबसे इजी टॉपिक रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मार्क्स सिक्योरिंग टॉपिक ऑफ योर इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग सिलेबस। काफी बार बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए काफी सारी जगह पे इस टॉपिक को आखिरी में लेते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक है। जैसे बचपन में मैथ्स पढ़ा होगा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, लास्ट में पढ़ते हैं ना, बट आता है एग्जाम में। वैसे ये हर एग्जाम में, अगर 50 एग्जाम हुई है और 50 एग्जाम के सिलेबस में अगर अमलगमेशन है तो 50 के 50 एग्जाम में अमलगमेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं 49 नहीं, 50 के 50। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? यस और नो? चलो हम लोग आगे बढ़े। अब एक बार बता देता हूं कि इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। इस टॉपिक में आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, चलो बता दो। लिख लिया बेटा सभी ने? आगे बढ़ोगे? चल आ जाओ, लिखो। सबसे पहले तो, है ना, लिखा बेटा? स्क्रॉल कर सकता हूं मैं? थोड़ा सा स्क्रॉल करो बेटा। चल आ जाओ, ध्यान दे। सबसे पहले हो सकता है आपको इस टॉपिक के अंदर में एग्जाम में एक ये कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, है ना? ओके, डन डन डन। लिखो, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। और इसी को क्या बोलते हैं? सेलिंग कंपनी, है ना? ये आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लिखते जाओ, अकाउंटिंग करना है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी परचेसिंग कंपनी। यस और नो? या फिर आपको एग्जाम में बस इतना ही सवाल पूछ लेंगे, एक 5-6 नंबर का छोटू सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को आज के बाद मैं पीसी बोलूंगा, प्रियंका चोपड़ा नहीं रे बाबा, परचेज कंसिडरेशन, है ना? अच्छा, परचेज कंसिडरेशन क्या रहता? एनीबॉडी? परचेज कंसिडरेशन क्या रहता बेटा? फटाफट से बताओ तो जरा मुझे। ये तो आपको समझ में आया, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग। ये तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे अमलगमेशन बेसिकली क्या हो रहा है,
चलो इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई रहेंगी। अभी आप छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसा कुछ ही समय पहले आप लोग फाउंडेशन का अकाउंटिंग पढ़ते थे, और फाउंडेशन के अंदर में आपने क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, कंपनी का फाइनल अकाउंट तो फाउंडेशन में आपने पढ़ा भी नहीं होगा, राइट। तो अब यहाँ पे सर इंटर के अंदर में हमने इसके पहले जो भी टॉपिक देखे होंगे, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह, वहाँ पे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपको फॉर्मेट बता दिया था, राइट। तो आपको थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग आया होगा। अच्छा, कंपनी के बुक्स में भी अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से ही होती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बस चेंज हो गया, वर्टिकल फॉर्मेट है। बचपन में आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाते थे, कंपनी के केस में वर्टिकल फॉर्मेट है। वर्टिकल फॉर्मेट आप सभी को याद है अच्छे से। वर्टिकल फॉर्मेट वापस बताने की जरूरत है। वर्टिकल फॉर्मेट शेड्यूल 3 पार्ट ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है, और बहुत सिंपल है। वर्टिकल फॉर्मेट क्या है बेटा उसके अंदर में, देखो तो जरा, ये आपका लाइबिलिटी साइड है, ऊपर में क्या है बेटा, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड, इसको बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे सबसे पहला आइटम है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आइटम है बेटा आप लोगों का नॉन करंट लाइबिलिटी, तीसरा करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड खत्म, और ये एसेट साइड के अंदर में नॉन करंट एसेट और ये करंट एसेट, हो गया खत्म वर्टिकल फॉर्मेट। अगर मोटा मोटी तौर पे देखना है तो इससे बाहर है क्या, अरे है क्या बोलो ना, लप्पू सा फॉर्मेट है, याद में आराम से रह जाओ, यस और नो, कुछ है इसके अंदर में, बहुत सिंपल है। लाइबिलिटी साइड के अंदर में शेयर होल्डर्स फंड नॉन करंट करंट, असेट साइड में नॉन करंट करंट। हाँ, बाकी अब इसके अंदर में डिटेल्स में सब पॉइंट्स बहुत सारे, बट फॉर द टाइमिंग अभी के लिए एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे है। पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट अभी तक के हमने दिखा नहीं, देखेंगे वो, चिंता मत करना, डन। चलो आगे। सो ध्यान से सुनना बेटा, अभी तक हमने जो देखा इसके अंदर में आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अमलगमेशन के अंदर में सर हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है कि यहाँ पे कोई तो एक या एक से ज्यादा कंपनी का बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे कंपनी के पास। आपको अगर अमलगमेशन के सिनारियो लिखने हैं, प्लीज ध्यान देना बेटा। अमलगमेशन के अगर मैं सिनारियो की बात करूं तो ये एक चीज लिख लो, अमलगमेशन, लिख बेटा मेरे साथ साथ लिखो तो, अमलगमेशन में क्या हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, पी कंपनी परचेसिंग द बिजनेस ऑफ एस कंपनी, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सॉर्प्शन, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ एब्सॉर्प्शन। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी पैदा हो रही है, ए बी कंपनी, है ना। ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी पैदा हो रही है, ए बी कंपनी, ये न्यू कंपनी है। यहाँ पे ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी थी, पुरानी कंपनी थी, और ये भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी। किसी एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर कर लिया, उसे बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। अक्वायर कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। ए कंपनी ने, सॉरी पी कंपनी ने एस कंपनी को क्या कर लिया बेटा, एब्सॉर्ब कर लिया, अक्वायर कर लिया। इसे हम लोग बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ एब्सॉर्प्शन। ध्यान से सुनना। और उसके बाद दूसरा एक और केस, ए और बी दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी पैदा हो रही है। ये ए बी कंपनी अभी तक जीवन में नहीं थी, ये ए बी कंपनी अभी तक अस्तित्व में नहीं थी, अभी अभी पैदा हुई है। ये एग्जिस्टिंग कंपनी थी, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है। बेटा दोनों भी बच्चे हैं क्या रे, सब लोग साथ में है मुन्ना, पक्का। ये दोनों के दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी थी, दो एग्जिस्टिंग कंपनी खप से मिलकर के एक नई कंपनी पैदा हो गई, ए बी कंपनी। ये भी अमलगमेशन है, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे मर्जर, इसको हम लोग बोलेंगे मर्जर, MERGER। मर्जर में दो या दो से ज्यादा कंपनी का मिलन हो रहा है और एक नई कंपनी पैदा हो रही है। और एब्सॉर्प्शन में कोई तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर कर रही है। मर्जर के एग्जांपल की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया मिलके बन गया VI, यस और नो। अगर मैं एब्सॉर्प्शन की बात करूं तो हमारे श्री 1008 रतन टाटा साहब ने, टाटा कंपनी ने किसको अक्वायर किया था बेटा बताओ तो, लैंड रोवर को, यस और नो, जगवार। क्लियर है। कोई तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर कर रही है, एब्सॉर्प्शन। और दो कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी पैदा हो गई। पहले VI नहीं थी, पहले वोडाफोन आइडिया ऐसी कोई कंपनी थी, VI। पहले वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी, बाद में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होके क्या बन गया, VI बोला तो मर्जर। टाटा ने जगवार अक्वायर कर लिया, वो क्या हो गया, एब्सॉर्प्शन। तो सर क्या इन्होंने भी ये अमलगमेशन का अकाउंटिंग किया होगा क्या, यस ऑब्वियसली।
क्योंकि वहां पे भी AS14 तो अप्लीकेबल है। अमलगमेशन अकाउंटिंग के लिए आपके जीवन में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। याद है, ये टॉपिक के साथ साथ आपका AS14 भी हो जाएगा। लिखा बेटा सभी ने? एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये लिख करके रखो। या तो आपको पूछेंगे अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, सेलिंग कंपनी, या तो आपको पूछेंगे अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, परचेसिंग कंपनी। ट्रांसफरी यानी कौन? परचेसिंग। ट्रांसफरर मतलब कौन? सेलिंग। एग्जाम के अंदर में ट्रांसफरर, ट्रांसफरी ऐसे वर्ड दिए रहते हैं। आपके नसीब इतने अच्छे नहीं है। सेलिंग, परचेसिंग, वेंडर, बाइंग, इतने इजी वर्ड नहीं देंगे। वो जनरली क्या वर्ड देते हैं? ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी। यस और नो? लिख लिया सभी ने? या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन यानी क्या रहता है जरा मुझे बताओ तो। सभी ने बचपन के अंदर में मर्केंटाइल लॉ वगैरह आपने जो भी सीए फाउंडेशन पढ़ लिया होगा, तो मुझे कंसिडरेशन का मीनिंग बताओ। एनीबॉडी, जो कोई बच्चा ऑफलाइन देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, आपने कंसिडरेशन का मीनिंग सोचना है। और जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आपने कंसिडरेशन का मीनिंग बताना है तुरंत के तुरंत, अभी के अभी। बताओ बेटा, कंसिडरेशन का मीनिंग बताना है। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। वेरी गुड, एक बच्चे ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया है। सर, कंसिडरेशन मतलब बायर सेलर को मनी और मनीज वर्थ में जो कुछ देता है वो कंसिडरेशन। वेरी गुड, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन मनीज वर्थ। ये सब सो ध्यान से सुनना। यहां पे परचेस कंसिडरेशन का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। सो पीसी अंडरस्टैंड करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। बगैर परचेस कंसिडरेशन के आप ना इसके बुक में अकाउंटिंग कर सकते हो ना इसके बुक में। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परचेस कंसिडरेशन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ पीसी। परचेस कंसिडरेशन यानी पीसी बोल देंगे आज के बाद, है ना? पीसी, परचेस कंसिडरेशन। सो पहले आपको समझना होगा पीसी क्या है, पीसी कौन देता है, पीसी क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे परचेसिंग कंपनी बिजनेस एक्वायर कर रही है, बिजनेस एक्वायर कर रही है, फोकट में तो लेगी नहीं, इसीलिए ये क्या देगी बेटा? इसीलिए ये बदले में परचेस कंसिडरेशन देगी। सेलिंग कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है, परचेसिंग कंपनी बिजनेस खरीद रही है और बदले में क्या देगी? पीसी। सो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन पेड और पेएबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द, शब्दों में ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना, टू द ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, टू द ओनर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी। मुझे एक बात बताओ, कंसिडरेशन किसको दिया जाता है? ओनर को ही देते ना। मान लो आपको बताने के लिए मैंने बोला कि बच्चों मैं मेरी वॉच आपको बेचना चाहता हूं और ये वॉच है 25,000 रुपए की, आप मुझे ये 25,000 दे दोगे, राइट? सो ये हो गया कंसिडरेशन। अगर आपने ये 25,000 मेरे किसी क्रेडिटर को दिए तो क्या ये परचेस कंसिडरेशन रहेगा क्या? आपने ये 25,000 मेरे किसी एम्प्लॉय को दिए तो क्या ये परचेस कंसिडरेशन मुझे मिला ऐसा बोला जाएगा क्या? कंसिडरेशन पे किया जाता है ओनर को। बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। यहां पे एग्जाम में काफी बार इंस्टीट्यूट ऐसा बोल देती है कि पी कंपनी ने कंसिडरेशन पे किया है एस कंपनी के क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स ऑफ एस, और बच्चे उसको भी लिख लेते हैं परचेस कंसिडरेशन। बच्चे उसको भी क्या लिख लेते हैं? पीसी। तुम बताओ पीसी किसको दिया जाता है? पीसी ओनर को देते हैं या ओनर के क्रेडिटर को देते हैं? बताओ बेटा, पीसी किसको देते हैं? मैंने आपको बोला बच्चों मुझे मेरी ये वॉच बेचनी है, आप इस वॉच का कंसिडरेशन किसको दोगे? इस वॉच के ओनर को। वॉच का ओनर कौन है? मैं। मैंने बोला बच्चों मुझे मेरा मोबाइल फोन बेचना है, आप उस मोबाइल फोन का कंसिडरेशन किसको दोगे? मोबाइल फोन के ओनर को। ओनर कौन है? मैं। बच्चों यहां पे एस कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है, पी कंपनी ये परचेस कंसिडरेशन किसको देगी? एस कंपनी के ओनर्स को। मेरे प्यारे बच्चों तुम बताओ एस कंपनी के ओनर कौन है? मेरे प्यारे बच्चों
तुम बताओ एस कंपनी के ओनर कौन है? इतना कंपनी अकाउंट्स हर किसी ने पढ़ा है बचपन में। कंपनी का ओनर कौन रहता है ये बताओ। कंपनी का ओनर कौन रहता है बताओ बेटा फटाफट से, एनीबॉडी? कंपनी का ओनर कौन रहता है बेटा? ओनर, ओनर। वेरी गुड, शेयर होल्डर्स। क्या बात है। सो लिखो नाउ, ये आपने लिख लिया बेटा, ये लिख लिया एब्सॉर्प्शन मर्जर। लिखो अब आगे, लिखो मेरे साथ साथ, परचेज कंसिडरेशन। लिखना बेटा, है ना? लिखो मेरे साथ साथ, परचेज कंसिडरेशन इज द, परचेज कंसिडरेशन इज द purchase consideration is the purchase consideration is the consideration paid or payable by the transferee company, ट्रांसफरी के आगे ब्रैकेट में लिख देना बाइंग कंपनी, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, to the shareholders of selling company. So purchase consideration is the consideration payable or paid by the buying company to the shareholders of selling company. सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो कुछ मिलेगा इन मनी और मनी इज वर्थ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? परचेज कंसिडरेशन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। ये बात समझ में आई सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट, समस्या, आपत्ति है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो बेटा, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। क्लियर? पक्का? चलो आगे बेटा, ऑल सेट, डन? चल आ जा। उसके बाद ध्यान से सुनना बेटा, लिख लिया ना सभी ने? नो डाउट, लिखा बेटा? आगे लिखो, परचेज कंसिडरेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ, लिखो बेटा, कैश और बैंक, और ध्यान से सुनना, शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, शेयर्स में कोई भी शेयर्स आ गया, इक्विटी और प्रेफरेंस, डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी और एनी अदर एसेट्स, और एनी अदर एसेट्स। सो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को जो कुछ मनी और मनी वर्थ में देगी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक, या ट्रांसफरी कंपनी, परचेसिंग कंपनी खुद के शेयर्स या डिबेंचर्स दे देगी बेटा। किसको? ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को। ट्रांसफरी कंपनी, परचेसिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रही है, आ जाएगा पीसी में। परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को, परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रही है खुद के, चलेगा। परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को खुद के इक्विटी शेयर्स दे रही है, चलेगा, ये भी पीसी में आ जाएगा।
परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को खुद के प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है, ये भी पीसी में आ जाएगा। परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को कैश, बैंक, खुद के डिबेंचर्स, खुद के इक्विटी शेयर्स या और कोई एसेट दे रही है, ये भी पीसी में आ जाएगा। परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को सफेद हाथी लाके दे रही है, ये भी पीसी में आ जाएगा। परचेस कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को ताजमहल दे रही है, ये भी पीसी में आ जाएगा। So PC is the consideration payable by the transferee company to the shareholders, to the owners of the transferer or selling company. ये बात समझ में आई क्या? This is one of the, मैं बार बार बोल रहा हूं मुन्ना, टॉपिक बड़ा ही खतरनाक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। एग्जाम के अंदर में बेटा 12 से 16 नंबर के इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्लीज सब लोग इस टॉपिक को हल्के में मत लेना। ऑल सेट, चलो आगे, पक्का, डन। सो पीसी क्या होता है वो तो समझ में आ गया। अब पीसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बगैर पीसी के कैलकुलेशन के अमलगमेशन का क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ये बात समझ में? अच्छा देखो, अमलगमेशन का मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा, amalgamation is basically transfer of business from one or more company to some another company for some consideration. Without consideration amalgamation नहीं होगा, कुछ तो consideration होना चाहिए। सो कोई तो एक या एक से ज्यादा कंपनी किसी दूसरे एक कंपनी को, जो ट्रांसफरी कंपनी रहेगी ना वो हर बार एक ही कंपनी रहेगी, जो ट्रांसफरी कंपनी रहेगी ना वो हर बार एक ही कंपनी रहेगी, एक से ज्यादा कंपनी नहीं रहेगी। ट्रांसफरी कंपनी हर बार एक सिंगल कंपनी रहेगी। ट्रांसफरर कंपनी सेलिंग कंपनी एक से ज्यादा हो सकती है। तुम बताओ, कोई कंपनी अपना बिजनेस दो कंपनी को बेच सकती है क्या? ट्रांसफरी जनरली एक ही होती है, राइट? सो हम लोग देख रहे हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनी। अमलगमेशन इज द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन और मोर कंपनी टू सम अनदर कंपनी फॉर सम कंसिडरेशन। उसके अंदर में हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जो कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है, जो कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है, सेलिंग कंपनी के बुक के अंदर में अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, बाइंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, यस और नो। सेलिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, बाइंग कंपनी के बुक में अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, या फिर आपको सिंपल परचेस कंसिडरेशन पूछ सकते हैं, या फिर एक फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन आएगा, सेलिंग के बुक में भी अकाउंटिंग करो, बाइंग के बुक में भी अकाउंटिंग करो, पीसी तो निकालना ही पड़ेगा। विदाउट पीसी तो आपका काम हो ही नहीं सकता। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। सारी चीजें लिखी, पीसी का भी मतलब लिख लिया, नो डाउट। चलो आगे। सो मैं पीसी कैलकुलेट कर रहा हूं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्ची बोल रही है एनडी एनडी एनडी, नो डाउट। आ जाओ आगे बढ़ते। नाउ लिखो आगे, हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। हाउ टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। अभी सब लोग ध्यान से सुनना। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स है, सॉरी तीन मेथड्स है, यस और नो? लॉजिकल है, ध्यान से सुन। कुछ किताबों में 4 मेथड है, कुछ किताबें बोलती है 2 ही मेथड है, कुछ किताबें बोलती है पीसी कैलकुलेट करने की कोई मेथड ही नहीं है। तो सबके अलग अलग अपने ओपिनियन है, बट आंसर सबका एक ही आएगा। मैंने परचेस कंसिडरेशन के लिए इस ब्रह्मांड में 3 मेथड, सब इधर उधर की मेथड को जोड़ तोड़ के कितनी मेथड बने बेटा आप लोगों के लिए? 3 मेथड्स बना करके रखिए। अच्छे से ध्यान से सुनना। चल और लिखो मेरे साथ साथ, हाउ टू कैलकुलेट द पीसी। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। लिखना मेरे साथ साथ। सबसे पहली मेथड है, लिखो बेटा, लमसम मेथड। ओ हो, क्या बात। कौन सी मेथड है बेटा? लमसम मेथड। सबसे पहले कौन सी मेथड है बेटा? लमसम मेथड। यहां पे आगे लिखो, हियर नो नीड टू
कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। सर क्या मजाक कर रहे हो यार आप। हाँ, सबसे पहली मेथड है लमसम मेथड। यहां पीसी निकालने का काम ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको पीसी डायरेक्टली दिया रहेगा। क्वेश्चन में ही आपको पीसी डायरेक्टली दिया रहेगा। नो नीड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन में ही डायरेक्टली पीसी दिया रहेगा, लमसम अमाउंट दिया रहेगा। एस कंपनी, चल खड़े खड़े तेरा बिजनेस मैंने 500 करोड़ में खरीद लिया, खड़े खड़े 500 करोड़ में मैंने बिजनेस खरीद लिया, बस ये 500 करोड़ ही तो पीसी है। इन लमसम मेथड you no need to calculate the PC since purchase consideration is directly given itself in the question, lump sum amount, so no need to calculate the PC। लिखो आगे, since purchase consideration is given in the question, since PC is given in the question। दूसरी मेथड है बेटा, लिखो मेरे साथ साथ लिखना, नेट हेलो, थोड़ा सा जो है ना 11 का लेक्चर तेरा 7:15 को स्टार्ट कर देना है, 7:15 को। मेरा बीच में 10-15-20 मिनट का लेक्चर घुस गया पूरा। हाँ हाँ, माइक के कारण पूरा डिलीट ही करना था। हेलो, आ रही बेटा अभी आवाज? चेक करो। ओके, आ रहा है बेटा आवाज? डन। सो मुन्ना, हमारी कौन सी मेथड है बेटा अगली? नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, यहां पे नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी और सेलिंग कंपनी इज गिवन इन द क्वेश्चन। सर दिया रहेगा मतलब क्या? ध्यान से सुनना। सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को हमने क्या दिया, किस फॉर्म में दिया, कितने रुपए का दिया, ये सारी बातें दी रहेगी। सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को हमने क्या दिया, किस फॉर्म में दिया, कितने का दिया, ये सारी बातें दी रहेगी। तो समझ जाओ नेट पेमेंट मेथड है। मुन्ना बेटा, परचेज कंसिडरेशन की मेथड डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी मेथड गलत हो गई परचेज कंसिडरेशन की, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा।
क्योंकि अमलगमेशन के क्वेश्चन में जब भी कोई दो या दो से ज्यादा कंपनी एक साथ आती है, कोई एक कंपनी दूसरे को खरीदती है, तो वहां पे पीसी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और सोचो अगर आपका पीसी ही गलत हो गया तो आगे का सारा प्रश्न गलत हो गया, आगे का सब कुछ गलत हो गया, सॉरी आंसर गलत हो गया। यस और नो? सो किसी ने अगर पीसी की मेथड सिलेक्ट करने में गलती कर दी, क्वेश्चन का डेटा आपको पढ़ के डिसाइड करना होगा कि इसमें कौन सी मेथड अप्लीकेबल होगी, और वो आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे डिसाइड करना। ये कोई किताब में लिखा नहीं रहेगा कि कौन सी मेथड कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आ जाओ, करा दूंगा। यस और नो? सो ध्यान से सुनना अच्छे से। देखो बेटा, सो दूसरी मेथड कौन सी है? नेट पेमेंट मेथड। क्या मैंने बताया बेटा? नेट पेमेंट मेथड के अंदर में ध्यान से सुनना, नेट पेमेंट मेथड के अंदर में बोला हुआ है नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनीज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को हाथी दिया, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को घोड़ा दिया, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर ही, परचेसिंग कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स दे रही, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी अपने डिबेंचर्स दे रही है, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी कैश दे रही है, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी चेक दे रही है। शेयर होल्डर्स वाइज पहली और दूसरी मेथड में फर्क समझना। पहली मेथड के अंदर में क्या बोला है कि खड़े खड़े तेरा बिजनेस 50 लाख में खरीद लिया, खड़े खड़े तेरा बिजनेस 500 करोड़ में खरीद लिया, डायरेक्टली अमाउंट दे दिया, अमाउंट फर्स्ट मेथड में। लेकिन सेकेंड मेथड में यह बोला हुआ है कि किस फॉर्म में कितने रुपए का क्या क्या दिया हुआ है कौन से शेयर होल्डर्स को। कुछ दोनों में फर्क समझ में आया? फर्स्ट वाले मेथड में लमसम अमाउंट दे दिया, खड़े खड़े तेरा बिजनेस चल 500 करोड़ में खरीद लिया, लमसम मेथड। नेट पेमेंट मेथड में चलो आ जाओ रे, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स लाइन लगाओ, सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सेलिंग के इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश मिलेगा, नए कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, ये परचेसिंग के डिबेंचर्स मिलेंगे। सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आ जाओ, चलो लाइन लगाओ, यहां पे आपको कैश मिलेगा, चेक मिलेगा, और हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, हमारे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे, हाथी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा। और फिर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो कुछ दिया उसकी टोटल कर लेना तो परचेस कंसिडरेशन मिल जाएगा। बिकॉज इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों भी शेयर होल्डर्स है और दोनों भी शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं। सो नेट पेमेंट मेथड में आपको स्पेसिफिकली दिया रहेगा सेलिंग कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या, किस फॉर्म में और कितने का दिया है। अरे कुछ बात समझ में आ रही क्या? चलो आगे, डन। वेरी गुड, चल ध्यान देना बेटा। लास्ट वाला कौन सी मेथड है बेटा? समझी? यस, एक बच्ची का अभी मैसेज आया, समझी। लास्ट वाली मेथड लिखो बेटा। अगर पहली दोनों में से कोई भी मेथड नहीं है तो तीसरी बैलेंसिंग फिगर। बचपन याद आया? सीए फाउंडेशन अगर पढ़ा होगा मुझसे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले चेक करो एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, वो नहीं है तो चेक करो एरर ऑफ ओमिशन है क्या, वो नहीं है तो फिर बचा कुचा एरर ऑफ कमीशन है। सबसे पहले चेक करो आपका लमसम मेथड है क्या, अगर ये नहीं है तो चेक करो नेट पेमेंट मेथड है क्या, और ये भी नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर। थर्ड प्रायोरिटी बैलेंसिंग फिगर। बचा कुचा एक क्वेश्चन जा, यहां नेट असेट मेथड है। एक क्वेश्चन जा, यहां कौन सी मेथड है बेटा? नेट असेट मेथड है। थर्ड वाली मेथड का नाम लिखो नेट असेट मेथड, नेट एसेट मेथड। सब लोग साथ में हैं? पक्की बात? चलो बेटा आगे चलो। नेट एसेट मेथड के अंदर में क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप ये प्रायोरिटी लिख लेना। सबसे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पहले आप ये ही चेक करोगे, हे क्वेश्चन बता लमसम मेथड है क्या, अगर ये नहीं है तो ही अगला सवाल पूछना, हे क्वेश्चन बता क्या नेट पेमेंट मेथड है क्या, नहीं है तो निकल यहां से, नेट असेट मेथड है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? लमसम मेथड को। सेकंड प्रायोरिटी नेट पेमेंट मेथड को। और ये दोनों भी मेथड अगर नहीं है तो पक्के में कौन सी मेथड है? फिर लमसम मेथड है। ये समझ में आया क्या सभी को? ये सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो मेरी बात लिख करके रख लो, आपको दुनिया की हर क्वेश्चन में जो भी मेथड लगेगी ऐसा लगेगा नेट पेमेंट क्या कहते हैं तो नेट असेट मेथड है।
अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि नेट असेट मेथड है। कुछ बात समझ में आ रही बेटा सभी को? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हो मुन्ना आप लोग, प्लीज हर छोटी छोटी चीज पे नजर रखना। सो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? लमसम मेथड है क्या? नहीं है। नेट पेमेंट मेथड है क्या? नहीं है। तो पक्के में क्या है? नेट असेट। अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसा लगेगा नेट असेट मेथड है। अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो गलती से बच्चे को लगेगा शायद यहां नेट असेट मेथड है। बरोबर है? सो ध्यान देना। आज नेट असेट मेथड में पीसी कैसे निकालते हैं? हम लोग क्या सीख रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। हम लोग क्या सीख रहे हैं बेटा? हाउ टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। प्लीज ध्यान दो। सो नेट असेट मेथड में पीसी कैसे निकाला जाता है? हियर लिखो बेटा मेरे साथ साथ, सभी ने लिखना है बेटा। एसेट टेकन ओवर by the transferee company minus liabilities taken over by the transferee company. Asset taken over by the transferee company minus liabilities taken over by the transferee company is equal to net asset taken over, इसी को बोलते हैं पीसी, इज इक्वल टू नेट असेट टेकन ओवर, इसी को बोलेंगे पीसी। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? परचेज कंसिडरेशन। अरे ये बात समझ में आ रही क्या सभी को? सब लोग साथ में है क्या? डन। अच्छा, ये असेट टेकन ओवर कौन से वैल्यू पे रहेगी? एट अग्रीड वैल्यू। सर अग्रीड वैल्यू क्या होता है? अरे बाबा, दो कंपनी के बीच में सौदा हो रहा है, एक कंपनी अपने आप को बेच रही है किसी दूसरे कंपनी को, तो सेलिंग कंपनी वैल्यू डिसाइड करेगी ना अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की। परचेसिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी बोलेगी ये चीज, ये एसेट बाबा मैं तेरे को 2 करोड़ में देगी। परचेसिंग कंपनी बोलेगी नहीं 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 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 90 लाख। सेलिंग कंपनी बोल रही नहीं भैया, फाइनल भाव रहेगा 1 करोड़ 95 लाख। परचेसिंग कंपनी बोल रही है चल ठीक है ना, तेरा ना मेरा, 1 करोड़ 92 लाख। सेलिंग कंपनी बोल रही है अरे बाबा तेरे को समझ में नहीं आया क्या, 1 करोड़ 94 फाइनल। सेलिंग परचेसिंग कंपनी बोल दिया होगा फाइनल। तो ये अग्रीड वैल्यू क्या हुआ? 1 करोड़ 94 लाख। कुछ बात समझ में आई? काफी बार परचेसिंग और सेलिंग कंपनी के बैलेंस शीट में, प्रश्न में, क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दी रहती है, उससे बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं होगा। कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर होगा? अग्रीड वैल्यू पे। कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर होगा? अग्रीड वैल्यू पे। यस और नो? So assets taken over by the transferee company at agreed value minus liabilities taken over by the transferee company at agreed value is equal to net asset method का PC. Purchase consideration under net asset method. ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या आपत्ति है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। ऑल सेट? पक्की बात? डन। आगे बढ़ूं क्या मैं? ये लिख लिया बेटे सभी ने? सो पीसी के अंदर में आपको मेथड समझ में आ गया। कौन सी 3 मेथड है फटाफट से बताओ बेटा मुझे। एक है लमसम मेथड, दूसरी है नेट पेमेंट मेथड और तीसरी है नेट असेट मेथड। पहले हम लोग चेक करेंगे, हे क्वेश्चन बता लमसम मेथड है क्या? अगर नहीं है तो ही अगला सवाल पूछना नेट पेमेंट है। और नेट पेमेंट मेथड अगर जवाब हाँ आ रहा है, लमसम मेथड नहीं है, आपने पूछा हे क्वेश्चन क्या नेट पेमेंट मेथड है क्या? क्वेश्चन ने बोला हाँ नेट पेमेंट मेथड है। नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी दिया हुआ है तो नेट पेमेंट मेथड है। फिर ये अगले नेट असेट मेथड पे जाना भी मत, यहां जाना भी मत, यहीं रुक जाना। और नेट पेमेंट मेथड भी अगर नहीं है तो आगे आ जाना, फिर पक्के में नेट असेट मेथड ही है। फिर पक्के में कौन सी मेथड है बेटा? नेट असेट मेथड। क्लियर? चलो आगे। अब काफी सारी किताबों में ना एक मेथड और दी रहती है, शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड। काफी सारी किताबों में एक मेथड और दी होती है,
जिसका नाम है शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड। वो शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड कोई अलग मेथड नहीं है, वो नेट पेमेंट मेथड का ही वेरिएशन है। शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड बताऊंगा क्या चीज है। यहां पे सेलिंग कंपनी और परचेसिंग कंपनी दोनों भी अपने अपने शेयर्स की मार्केट प्राइस के भरोसे एक शेयर एक्सचेंज रेशो निकाल लेती है और फिर इस रेशो के भरोसे बोलती है कि अब सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स तुम्हें ये मिलेगा, सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तुम्हें ये मिलेगा। तो भैया अल्टीमेटली तो नेट पेमेंट ही हो गया ना, सेलिंग कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये मिलेगा। मतलब कौन सी मेथड है? नेट पेमेंट मेथड। शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड में भी यही दिया रहेगा कि सेलिंग कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है। आपको उम्मीद करता हूं 5-7% समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक हमने एक भी पीसी का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया ना। आपको मेथड तो समझ में आ गई, मेथड समझ में आ गई, पीसी कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, कर देंगे स्टार्ट। यहां तक क्लियर है सभी को? ऑल सेट? क्या मैं ऐसा समझूं कि आपका जो एमएलगमेशन ऑफ कंपनीज ये टॉपिक है इसकी शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी बहुत चीजें दिमाग में जा रही है। बेसिकली अमलगमेशन मैं और तुम अगर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। क्या हो रहा है यहाँ पे भैया? कोई तो एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर रही है, एब्सॉर्प्शन, या तो कोई 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मिल करके एक नई कंपनी पैदा हो रही है, मर्जर। यस और नो? अच्छा, अमलगमेशन के अंदर में एक और चीज है, कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। बेसिकली अमलगमेशन इज द पार्ट ऑफ, लिखो तो, बेसिकली लिखो, अमलगमेशन इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट restructuring. Basically amalgamation is the part of corporate restructuring. Basically amalgamation is the part of corporate restructuring. ध्यान से सुनना सब लोग, amalgamation is the part of corporate restructuring. चलो आगे, ध्यान दो अच्छे से, क्या चीज है तो बता दो। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या रहता है? ऐसी कोई कंपनी जिसकी हालत खराब चल रही है, ऐसी कोई कंपनी जिसकी हालत खराब चल रही है। सर हालत खराब चल रही है मतलब कंपनी को कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी का गुडविल दिन ब दिन कम होया जा रहा है, कंपनी के पास सेल्स और रेवेन्यू ज़्यादा बचा नहीं है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ रही है, असेट्स कम हो रही है, कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइसेस दिन ब दिन गिरती जा रही है। तो ऐसी कंपनी जिसका ये बुरा हाल चल रहा है, उस कंपनी को रिस्ट्रक्चरिंग की सख्त से सख्त जरूरत होती है। आपके भी जीवन में कभी ये तकलीफें आई होगी कि जीवन के अंदर में कभी आप फेल हो गए, कभी आपने जो सोचा था वो चीज आपको नहीं मिली, कभी आपने किसी को प्रपोज किया होगा उसने मना कर दिया, या किसी ने आपको गलत तरीके से प्रपोज कर दिया, आपके जीवन में सारी मुसीबतें चल रही है, तो उस समय आपको भी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि सभी को? सो उस समय आप भी अपने आप को रिस्ट्रक्चर करते हो। तो रिस्ट्रक्चरिंग के 2 तरीके हैं। रिस्ट्रक्चरिंग के कितने तरीके बेटा? रिस्ट्रक्चरिंग के 2 तरीके, 2। ध्यान से सुनना सब लोग। एक, या तो उस समय आप अपने आप को किसी के हवाले कर देते हो। अगर आपके जीवन में बड़ी तकलीफें चल रही है, आप चाहते हो कि आपका जीवन फिर से लाइन पे आ जाए, तो आप अपने आप को किसी के हवाले कर देते हो कि भैया देख लो, अब ये मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम बोलो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। या फिर कुछ लोग बड़े ही खुद्दार टाइप के लोग होते हैं, वो बोलते हैं भैया जो भी प्रॉब्लम है मैं
खुद से निपटूंगा, खुद से अकेले से सॉल्व करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और ये इंसान मंदिर में जाकर के बैठ जाते हैं और कुछ तो सोचते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च जहां पे भी जहां पे इन्हें शांति मिलती है, ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि यार लाइफ के अंदर में सब गड़बड़ चल रहा है, अब तो कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। तो ये लोग अपना प्लान बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें करनी है, कब उठना है, कब सोना है, और ये खुद से होके अपने लाइफ को फिर से सुधारने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बाहर किसी को अपने आप को बाहर किसी के हवाले नहीं किया, मतलब इन्होंने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया, इन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है। सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की अगर बात करूं, रिस्ट्रक्चरिंग की, तो दो टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? क्लियर? इसी को प्यार से एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इसी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कह देते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये आपका एक सेपरेट टॉपिक है जो आगे आने वाला है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली इसमें आपका अमलगमेशन कवर्ड है। आपकी पोजीशन, आपका लोकेशन आपको समझ में आया क्या? आप कहाँ पे खड़े हो अभी? आप एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पे खड़े हो, एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। आपने अपना बिजनेस किसी और को बेच दिया, ऐसी कंपनी जिसके कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, अब शेयर्स की प्राइसेस कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, वो कंपनी क्या करती है? अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है, रिस्ट्रक्चर करती है। कैसे? अपने आप को बेच देती है। और ज़्यादा लॉस हो उससे अच्छा एक काम करो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी शेयर होल्डर्स के साथ मिल करके मीटिंग लेते हैं और उसके बाद में क्या कर देते हैं? ये अपने आप को सेल कर देते हैं किसी दूसरे को, अपने आप को किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं। तो अमलगमेशन में भी तो वही है, कोई तो एक या एक से ज्यादा कंपनी अपने बिजनेस को सेल कर रही है, ट्रांसफर कर रही है किसी दूसरे कंपनी को, और वो दूसरी कंपनी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं मुन्ना? ट्रांसफरी कंपनी। उस दूसरी कंपनी को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी कंपनी। कुछ बात समझ में आई क्या रे बेटा सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति है तो प्लीज 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 एक बार पूछ लो। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? ऑल सेट? पक्का? चलो बेटा आगे। डन? चल अभी ध्यान से सुनना है ना, सब लोग साथ में रहना बेटा। जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट वाले हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का मॉड्यूल है, डोंट वरी, नोट्स मिलेगी आपको, ठीक है। एक बार नया मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने इतनी मेहनत करके, इतने सारे रिसर्च टीम को बिठा करके मॉड्यूल बनाए, तो एक बार बनता है बॉस, थोड़ा बहुत मॉड्यूल की झलक देख लेते हैं, राइट? है ना, काफ़ी मेहनत किया है और बहुत ही प्यारा मॉड्यूल बनाया इंस्टीट्यूट ने। भारत में जितनी भी पब्लिकेशन की बुक्स छपती है, वो उन सब बुक्स के लिए मदर बुक इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही है। डोंट वरी, मेरी नोट्स तो मिल जाएगी सभी को, बट एक बार मॉड्यूल की झलक जरूर देख लेते हैं। टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की बस वो अच्छे से ध्यान से सुनना आप सभी ने, ठीक है? मीनिंग ऑफ अमलगमेशन, ध्यान से सुनो बेटे। अमलगमेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू अ सिंगल एंटिटी, और आई कैन से amalgamation is one where one company takes over the other company by outright purchase। इन दोनों में से अमलगमेशन का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, दोनों भी चीजें हमने देखी है। या तो कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर रही है, या तो कोई दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर के एक सिंगल एंटिटी पैदा हो रही है, विच मीन्स अमलगमेशन। और ये सब कैसे हो रहा है? सेलिंग कंपनी ट्रांसफरिंग इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और सेलिंग कंपनी ट्रांसफरिंग इट्स बिजनेस टू सम अनदर कंपनी, यस और नो। तो इसी प्रोसेस को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? एमलगमेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बेटा? एमलगमेशन, यस और नो। सो ध्यान से सुनना। देयरफॉर अमलगमेशन बेसिकली दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज को कवर करता है।
टू और मोर कंपनी ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, और एब्सॉर्प्शन और ब्लेंडिंग ऑफ वन बाय अदर, किसी एक ने किसी दूसरे कंपनी को ले लिया, एब्सॉर्ब कर लिया, राइट। ध्यान से सुनना, ये नहीं, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हर जगह पे आप लोगों को, अब यहाँ से आगे जो डिस्कशन में कराने वाला हूँ वो आपको आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। चलो स्टार्ट करूँ मैं। अब टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, लिखना कुछ नहीं है, जो मैं अलग से लिखूंगा स्क्रीन पे साइड में मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज लिखना है, तब तक आपने बस ध्यान देना है अच्छे से, राइट। सब लोग साथ में बेटा, डन। चलो ध्यान दे बेटा, आ जाओ। So, Institute of Chartered Accountant of India has introduced accounting standard number 14 on accounting for amalgamation। आज के बाद ये नंबर हमेशा ध्यान रखना, AS 14, AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। जब भी कहीं अमलगमेशन रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, जब कभी भी कोई दो या दो से ज्यादा कंपनी का अमलगमेशन होगा, तो उस समय AS 14 की प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेगी फॉर द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। सर वेट 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 वेट, आपने क्या बोला? परचेसिंग कंपनी के बुक्स के लिए एस 14 की प्रोविजंस एप्लीकेबल है। क्यों? सेलिंग कंपनी ने क्या बिगाड़ा? सेलिंग कंपनी के बुक्स में एस 14 एप्लीकेबल नहीं है क्या? भैया है, एस 14 ये परचेसिंग कंपनी के बुक्स के लिए एप्लीकेबल है, सेलिंग कंपनी के बुक्स के लिए एस 14 नहीं है। तुम मुझे कॉमन सेंस वाली बात बताना, एस 14 है बट किसके लिए? परचेसिंग कंपनी के बुक्स के लिए, सेलिंग के लिए नहीं। कॉमन सेंस वाली बात है, सेलिंग कंपनी का बिजनेस बंद होने वाला है, सेलिंग कंपनी अपने बिजनेस को ट्रांसफर करने वाली है, और जो कंपनी का बिजनेस बंद हो रहा है, जो कंपनी अपना बिजनेस बेच देगी, उस कंपनी को आज के बाद कोई फिनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाने का काम है क्या? जो कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही है, उस कंपनी को आज के बाद कोई बैलेंस शीट या फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है क्या बच्चों? तुम बताओ मुझे, यस और नो। सेलिंग कंपनी का वैसे भी बिंडा बोल होने वाला है, उसका बिस्तर गुल होने वाला है, अपना बिजनेस पूरा बेच दी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? वो कंपनी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाली है। कंपनी का मरण हो गया, मरने के बाद पिंडदान होता है, मरने के बाद एस 14 कहां से एप्लीकेबल रहेगा? यस और नो? सिंपल, नो नीड। सो इसीलिए मैंने वर्डिंग्स यूज किए, एस 14 इज एप्लीकेबल फॉर द accounting in the books of transferee, purchasing company, buying company, not a selling company, right? सेलिंग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्लोज करना है मैं बता दूंगा। सर वेट, आपने क्या बोला? सेलिंग के बुक्स क्लोज करने? हाँ, नहीं तो क्या ओपन करेंगे? अब सेलिंग अपना धंधा बंद कर रही है, सेलिंग अपना धंधा बेच रही है, तो सेलिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा ना बेड़ो। और सेलिंग कंपनी की बुक्स कैसे क्लोज करना है तुम बताओ। अच्छा, मैंने आपको बचपन में कहीं ना कहीं बताया था यार, अगर आपको याद हो रहा होगा तो जो कोई बच्चे पहले फाउंडेशन में थे, बिजनेस में अजर अमर क्या होता है बताओ तो जरा। जो कोई बच्चों ने मुझसे फाउंडेशन पढ़ा होगा, बिजनेस में अजर अमर क्या होता है बताओ। अरे बोलो, बिजनेस में गोइंग कंसर्न क्या होता है? बिजनेस में अजर अमर क्या होता है? बिजनेस में इनफाइनाइट पीरियड तक आगे हर अगले साल में क्या ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। बिजनेस में फ्यूचर में क्या ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट। बिजनेस में अजर अमर क्या है? बैलेंस शीट। याद आया बचपन में एग्जांपल देता था, आमिर खान की जुड़वा भाई वाली मूवी थी धूम 3, जिसमें आमिर खान के पापा को वो बैंक वालों की वजह से सुसाइड करना पड़ता है। आमिर खान को ऐसा लगता है कि मेरे पापा ने बैंक वालों की वजह से सुसाइड किया, तो बैंक वाले मेरे पापा के कातिल है, और आमिर खान और उसका जुड़वा भाई बैंक के सामने जाते हैं और बैंक को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे बैंक मरने वाला है क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, किसी बैंक को, किसी बिजनेस को अगर मारना है तो उसके बैलेंस शीट को मारना होगा। और बैलेंस शीट को कैसे मारा जाता है रे बेटा? बैलेंस शीट की असेट को उन्होंने चुराना शुरू कर दिया, अपने आप बैलेंस शीट की असेट साइड कम हो गई, लायबिलिटी तो थी,
और वो बैंक करप्ट हो गया, यस और नो, लॉसेस बढ़ने की वजह से। क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वैसे ही टेम्पररी नेचर के, वो तो हर साल वैसे ही क्लोज होते हैं। तो बिजनेस में अजर अमर गोइंग कंसर्न क्या है? बैलेंस शीट। और यहां पे अमलगमेशन में एस कंपनी, हमने जो एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है। एस कंपनी बिजनेस ट्रांसफर कर रही है, मतलब क्या ट्रांसफर कर रही है? बैलेंस शीट। एस कंपनी क्या अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर रही है क्या? एस कंपनी क्या ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर कर रही है? पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर कर रही है? नो, एस कंपनी ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस शीट टू द परचेसिंग कंपनी। हाँ, अब ऐसा जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट के सारे आइटम परचेसिंग कंपनी लेके जाएगी। अब बैलेंस शीट के अंदर में पथरा रखा हुआ है, मैं फिक्टिशियस असेट है, लॉस असेट है, तो परचेसिंग कंपनी लॉस असेट लेके जाएगी क्या? जनरली नो, जनरली नो। ये बात समझ में आई सभी को? यहां तक किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। सो ध्यान से सुनना, एस 14 किसके लिए अप्लीकेबल है? फॉर द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी के बुक्स के लिए एस 14 अप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ते थोड़ा। अब एस 14 कहता है अमलगमेशन के दो टाइप्स है। एस 14 क्या कहता है? ध्यान से सुनो, अमलगमेशन की कितने टाइप्स है बेटा? दो टाइप्स है, दो टाइप्स। पहला वाला जो टाइप्स है, टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। वन मोर टाइम, मेरे साथ साथ बोल बेटा, हे कम ऑन रिपीट। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, किसने बोला? एस 14 कहता है अमलगमेशन के दो टाइप है। पहला अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, ये दो टाइप है अमलगमेशन के। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट, समस्या, आपत्ति है? अब ये मर्जर और परचेस क्या होता है मैं फटाफट से बताता हूं। लिखो बेटा मेरे साथ साथ, सब लोगों को लिखना है बेटा, सुनना है ना, कोई बच्चा मस्ती नहीं करेगा, सभी ने लिखना है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, सभी लिखना है बेटा, लिखो। टाइप्स ऑफ amalgamation as per AS14। AS14 का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। AS14 का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। यस और नो? यहाँ तक सब लोग साथ में? चलो स्टार्ट करो बेटा आगे। प्लीज़ ध्यान दे रहो बेटा, बिल्कुल मस्ती नहीं, कोई बच्चा मस्ती नहीं करेगा बेटा। जो जो चीज़ें जितनी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना बेटा। चल ध्यान देना, लिखो। AS14 के हिसाब से अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ merger and amalgamation in the nature of purchase, amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase। अब ये दोनों क्या टाइप है? क्यों ये टाइप आपके जीवन में आया? कैसे आया? इन दोनों टाइप में अकाउंटिंग कैसे होती है? एक्चुअल में सर ये मर्जर और परचेस है क्या? बताता हूँ, सब ध्यान से सुनना। सो AS14 कहता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब रहेगा? ध्यान से सुनना, नाम में ही मीनिंग है, अच्छे से सुनो, बस ये दोनों टाइप का मतलब समझ लो, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म। अच्छे से सुनो बेटा। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मतलब यहां पे दो कंपनी का जेन्युइन मिलन हो रहा है, जेन्युइन अमलगमेशन है, लाइक अरेंज मैरिज, बरोबर है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में गाइस प्लीज ध्यान देना, दो कंपनी का जेन्युइनली मिलन हो रहा है, मैं और तुम अगर हम हो जाते, यस और नो, तो यहां पे कोई तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को एज इट इज अक्वायर कर रही है।
एसेट्स और लायबिलिटी लेते समय कोई भावताव नहीं है। तुम जैसी हो वैसी मेरी हो, तुम अच्छी हो बुरी हो, तुम्हारा फायदा मेरा, तुम्हारा नुकसान मेरा, तुम्हारी अच्छी बातें मेरी, तुम्हारी बुरी बातें मेरी, उसके अंदर में मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये बात समझ में आ रही सभी को? इसे बोलेंगे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ध्यान से सुनना जरा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के अंदर में क्या कंडीशन जरूरी है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब रहेगा? अगर ये नीचे की कंडीशंस फुलफिल होती है तो। कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, बस पहले समझ लो, लिखवा के दूंगा, मैंने डायग्राम बनवा के दिया है बेटा, ध्यान देना। सो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में होता क्या है, यहां पे परचेसिंग कंपनी विल टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सेलिंग कंपनी। सारी एसेट्स और लायबिलिटी सेलिंग कंपनी की परचेसिंग कंपनी के पास में आनी चाहिए। अगर एक भी एसेट्स और लायबिलिटी कम दिया तो वहां पे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सब लोग बेटा, जो बच्चे यहां पे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, राइट, एक भी एसेट्स और लायबिलिटी, देखो जरा ध्यान देना, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर, ट्रांसफरर यानी सेलिंग कंपनी, विल बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी, सेलिंग कंपनी के परचेसिंग कंपनी के पास चली जाएगी ड्यू टू दिस अमलगमेशन। सबसे पहली कंडीशन, नीचे की 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो वो रहेगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। दूसरी कंडीशन, shareholders holding not less than 90% of the face value of the equity shares of the transferor company will become the equity shareholders of the transferee company by virtue of this amalgamation। मतलब क्या है इसका? ड्यू टू दिस अमलगमेशन, ध्यान से सुनना, जो कोई भी सेलिंग कंपनी है ना, जो अपना धंधा बेच रही है, उस सेलिंग कंपनी के मिनिमम 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द परचेसिंग कंपनी। सर कैसे? तभी तो बोला जाएगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। नहीं तो क्या होगा? पता चला परचेसिंग कंपनी ने जो भी नेटवर्क था, पीसी था, वो पीसी दे दिया, वो कंपनी डिसॉल्व हो गई और वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हमारे पास आए भी नहीं। ध्यान से सुनना, ये कैसे पॉसिबल है? सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी खुद के शेयर्स देगी। हमने पढ़ा था ना पीसी, परचेस कंसिडरेशन। मैंने आपको बोला था कि बच्चों, मुझे अगर ये घड़ी बेचना है, ये घड़ी का परचेस कंसिडरेशन किसको देना पड़ेगा? इस घड़ी के मालिक को। मालिक कौन है? मैं। ठीक उसी प्रकार से कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को पीसी मिलेगा, और शेयर होल्डर्स को पीसी क्या मिलेगा? कैश बैंक नहीं मिलेगा। परचेसिंग कंपनी खुद के शेयर्स देगी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को, और जो सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स है बाद में वो किसके शेयर होल्डर्स बन जाएंगे? परचेसिंग कंपनी के। वो यहां पे बोल रहे हैं, कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीद रही है तो पीसी किस फॉर्म में देगी? शेयर्स के फॉर्म में। ध्यान से सुनना, यहां पे शेयर होल्डर्स विल बिकम द शेयर होल्डर्स, और कितने शेयर होल्डर्स आने चाहिए? मिनिमम 90%। उससे कम शेयर होल्डर आए तो भैया ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं है। तीसरी कंडीशन, कंसिडरेशन जो भी आप दोगे ना, वो शेयर्स के फॉर्म में देना चाहिए। हाँ, अगर फ्रैक्शनल है तो उसके लिए आप कैश दे दो। परचेसिंग कंपनी जो भी कंसिडरेशन देगी वो कंसिडरेशन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। देखो बेटा, कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी वो एग्री टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी इज डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनीज ओनली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। 1 रुपया भी अगर कैश दिया ना बॉस, तो वो मर्जर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मर्जर के अंदर में 2 आत्माओं का मिलन हो रहा है। सेलिंग कंपनी की एज इट इज बैलेंस शीट अपने अंदर समा रही है, कोई भावताव नहीं है, कोई एसेट्स की और लायबिलिटीज को वैल्यू को चेंज नहीं किया। जो भी कंसिडरेशन हम लोग दे रहे हैं वो कंसिडरेशन परचेसिंग कंपनी अपने शेयर्स के फॉर्म में दे रही है। हाँ, अब अगर परचेस कंसिडरेशन का आंसर ऐसे आया 750.2 शेयर, तो ये 0.2 शेयर है ना, फ्रैक्शनल शेयर के लिए कैश चलेगा। जितनी भी कंडीशन में आपको भी बता रहा हूं ना, ये अभी 5-10% समझिए तो भी चलेगा, क्योंकि सारी की सारी कंडीशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आने वाली मुन्ना। उसके बाद, बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी का जो कोई भी बिजनेस है जो हम खरीद रहे हैं, वो बिजनेस हम लोग आगे कैरी करेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रांसफरर कंपनी को आज खरीद लिया, कल से उसका धंधा बंद। नो, ट्रांसफरर कंपनी का जो कोई भी बिजनेस था वो बिजनेस हम लोग आगे कैरी ऑन करने वाले। मैंने बताया तो था 2 आत्माओं का मिलन।
मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूं उस लड़की को बोला बेटा आप अभी क्या करते हो, उसने बोली मैं डॉक्टर हूं। ओके, शादी के बाद भी तुम्हारा डॉक्टर का क्लिनिक चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि शादी के बाद तुम्हारा धंधा बंद कर दिया, नो। सो बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमलगमेशन। उसके बाद अगली कंडीशन, नो एडजस्टमेंट और इंटेंडेड, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। तुम्हारी एसेट्स और लायबिलिटी जो वैल्यू पे है उसी वैल्यू पे हम लोग ले रहे हैं, एक भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में हमने छेड़खानी नहीं किया। जो वैल्यू तुम्हारे बैलेंस शीट में दिख रही है, हे सेलिंग कंपनी, तुम्हारे बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रही है ठीक उसी बुक वैल्यू पे मैं सारी एसेट्स और लायबिलिटी लेने वाला हूं। एक रुपए का भी भेदभाव नहीं है, कोई भावताव नहीं है, कोई सौदेबाजी नहीं है, मर्जर है। ये 5 कंडीशन है मर्जर की। डोंट वरी, ये 5 कंडीशन एकदम शॉर्टकट में मैं यहाँ पे कल लिखवा के दूंगा बेटा आप लोगों को। और अगर इन 5 में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं हो रही है, खेल खत्म, खलास, फिनिश। वो क्या रहेगा फिर? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। आई बात समझ में? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? डन? ऑल सेट? Thank you so much guys, love you all, take care, bye bye.